नमस्कार। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अपने दो एसेट जो ग्राउंड का एक्चुअल फीड लेके आते हैं। आशुतोष पांडे के बारे में आप लोग जानते हैं और ये इस वक्त राजद को, कांग्रेस को, महागठबंधन को कवर करते हैं। और आपको मैंने ट्विटर के माध्यम से और अपने चैनल पर भी एक वीडियो अपलोड करके अभिलाषा के बारे में बताया था। अभिलाषा पासवान इस वक्त ATS के साथ काम कर रही हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं। और अभिलाषा पासवान ने लास्ट टाइम जो सबसे अच्छी रिपोर्टिंग जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत प्रशंसा करी थी, जो कि वो वक्फ बोर्ड वाला है। तो हम पहले आशुतोष के पास जाएंगे फिर रैंडमली। और ये कोई सिर्फ ओपिनियन पोल वगैरह नहीं है, हम जो ग्राउंड पर इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि ये बिहार इलेक्शन क्यों इतना लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के समय अगर कोई भी जाकर के बिहार में, नोएडा में बैठ करके बिहार के बारे में ये प्रेडिक्ट करता है कि फलानी पार्टी जीत रही है या ढिमकानी पार्टी को नुकसान होता है, तो आप बिल्कुल ग्राउंड पर नहीं हैं। क्योंकि इस वक्त नुकसान का अंदाज़ा सभी पार्टियां अपने अपने आकलन के अनुसार लगा रही हैं। आशुतोष, आप राजद को और महागठबंधन को बहुत क्लोज कवर कर रहे हैं। ये जो नया कांग्रेस का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है पप्पू यादव वाला, ये अचानक हुआ है या मतलब इसके पीछे भी मतलब एक थॉट प्रोसेस है कि राजद नहीं चाहती है पप्पू यादव का राइज और पप्पू यादव जबरदस्ती चाहते हैं, तो फिर ये मिलन होगा कैसे? देखिए, इसको अगर आप देखिएगा तो 2-3 महीना पहले हम पीछे ले जाते हैं। अब टिकट बंटवारे का जब हवा स्टार्ट हुआ था, आप देखे होंगे कन्हैया का जो वो दौर था जिसमें वो भ्रमण कर रहे थे, जो आप उसका पदयात्रा कवर करना, अध्यक्ष बदलना, और उसके बाद सर्टेनली जो कांग्रेस है वो दबाव में आ जाती है आरजेडी का। पहले वो फ्रंट रूप में खेलना चाहती है लेकिन तेजस्वी के सामने खेल नहीं पाती है। लेकिन देखिए, अब एक चीज को आपको समझना होगा कि बैकफुट पे कांग्रेस भले अभी नजर आ रही है कि हम 45-50 पे सिमट जाएंगे, हम मान जाएंगे, लेकिन आप एक चीज गौर कीजिएगा कि पप्पू यादव किसके कहने पे बोल रहे हैं। पप्पू यादव कहीं ना कहीं पप्पू यादव तब बोलते हैं जब ये राहुल गांधी से बातचीत हो जाती है। उसके बाद पप्पू यादव स्टेटमेंट देते हैं कि तारिक अनवर CM कैंडिडेट होंगे। जिसके बाद इससे पहले भी अगर हम चले तो मुकेश सहनी के बीच में भी, अगर देखिए आरजेडी और मुकेश सहनी के बीच भी परसों उसने कहा, उसने बोला डिप्टी CM मैं हो रहा हूं, मैं डिप्टी CM रहूंगा। AIMIM महागठबंधन में आना चाहती है लेकिन असवैद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। वहीं CPIML का कहना है कि भैया सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट तो हमारा है। आरजेडी के बाद अगर कोई बिहार में सस्टेन कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं CPIML है, ये CPIML का कहना है। तो अभी बिहार की राजनीति ग्राउंड पे गई ही नहीं है अभिषेक भैया। अगर बात कीजिएगा तो बिहार की राजनीति में अभी पावर सेंट्रिक राजनीति हो रही है। अभी मतलब सिर्फ ये चल रहा है कि राजद भी टिकट बेचने के चक्कर में है, तो 4 कैंडिडेट है, रोहिणी भी इंटरेस्ट शो कर रही है, मिसा भी शो कर रही है, तेज प्रताप को आउट कर दिया। आरजेडी की राजनीति आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं वो पावर सेंट्रिक राजनीति दिख रहा है, जिसमें परिवारवाद भी दिख रहा है, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर भाई में भी इंटरनली चल रहा है। तो ये संजय यादव वाला भी स्टोरी दर्शकों के आगे खोल ही दो। संजय यादव हरियाणा के लाल चला रहे हैं बिहार में, और कई यादवों का कहना है कि भाई तेजस्वी यादव से पहुंचने से पहले संजय यादव का जो है चढ़ावा वाला। देखिए, मैं बताता हूं, मैं गया हुआ था। गया के 10 विधानसभा क्षेत्रों का जब भ्रमण किया, मैं बता दूं आपको कि मगध में कहीं ना कहीं आरजेडी बहुत स्ट्रांग है। कैडर है तो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन में आरजेडी का ही है। तो जब कैडरों से बात ऑफ कैमरा करने पे पता चल रहा है, जैसे टिकारी विधानसभा हो गया, गया टाउन हो गया, बेलागंज हो गया, इन सारी जगहों पे क्या है कि आरजेडी को सपोर्ट करने के लिए कार्यकर्ता जी जान लगा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम आरजेडी के कैडर हैं, राजनीति आरजेडी के लिए करते हैं, तेजस्वी को CM बनाने की बात करते हैं और लड़ते हैं, लेकिन टिकट किसको दिया जाता है? कहीं कांग्रेस आ जाती है। तो ये कब तक चलेगा? देखिए, इंटरनली अंदरूनी क्या होता है कि जो भी विधानसभा क्षेत्र का कोई बड़ा प्रत्याशी, उसमें भी बड़ा प्रत्याशी होता है, कोई जिला लेवल पे बहुत अच्छा पकड़ है, उसका 5-10 हज़ार वोटर है, वो टिकट के लिए फाइट कर रहा है, एकाएक उसको पता चलेगा कि किसी और पार्टी का उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि एक बैकफाइट होता है। उस बैकफाइट में उसको पता है कि 5-10 हज़ार वोट इधर उधर कर देंगे, कांग्रेस हार जाएगी। तो टिकारी हो या कहीं पे भी हो, जहां आरजेडी को
आरजेडी का कैडर है और कांग्रेस वहां फाइट करेगी, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा बैक पे नाराजगी वाला। तो ये तो हमने लोकसभा में भी, सारण लोकसभा में देख लिया, 2 यादव कैंडिडेट खड़े हो गए थे और 9000 से हार गए वो सीट, राजीव प्रताप रूडी जीत गए। तो ये खेल तो हर जगह चल रहा है। मतलब माई में वाई समीकरण जो है, यू कैन नॉट से कि कंप्लीटली इंटैक्ट है आज राजद के साथ। देखिए, अगर आरजेडी है तो इंटैक्ट है आरजेडी, वो भी कहां पर, मतलब मगध क्षेत्र में, शाहाबाद प्रमंडल में और उनके छपरा वाले सीमांचल में दूसरा खेल है। मैं वही बोल रहा हूं, गंगा के उस तरफ आप देखिए, अररिया बेल्ट में तो यादव राजद को वोटे नहीं करता है, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो अलग कहानी है। अब फिर वो नित्यानंद राय वाला वो बाद में आएंगे। अभिलाषा हमारे साथ, चलो हमने वाई समीकरण के बारे में बात कर ली, तो हमने वाई समीकरण के बारे में तो जान ली कि वाई समीकरण कहां इंटैक्ट है, जहां राजद है, और जहां पर राजद नहीं है वहां क्या। इसी प्रकार से एम समीकरण के इस बार दावेदार अलग अलग जगह पर अलग अलग, सिवान में गंगा के पार की कहानी अलग बदल रही है, प्रशांत किशोर भी जोर लगा रहे हैं, ओवैसी भी है, राजद भी है, कांग्रेस भी है, कहने को तो जदयू और लोजपा भी है, मगर वहां जाना नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है। अभिलाषा ने कवर किया जो उनका भी गांधी मैदान में हुआ था। सबसे पहले तो इसको डराने का जो प्रयास किया गया, डर नहीं लगा जी तुमको? आप थे तो किस बात का डर? अच्छा चलो ये बताओ कि मतलब उनके लिए मुद्दा तो ये नहीं कि हमारा वक्फ बोर्ड का साथ जो देगा उसको हम वोट करेंगे, तो प्रशांत किशोर चढ़े नहीं, बाकी लोगों ने बड़े बड़े वादे कर लिए, वक्फ बोर्ड ही उनके लिए मुद्दा है। तो ये जो विकास, मुसलमान लोग जो तुम्हारा, चूंकि बहुत जगह इंटरेक्शन हुआ है, ये जो विकास की बात करते हैं, ये जो कहते हैं कि विद्यालय, विकास, रोजगार, ये सब फर्जी तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर ये देखने को मिला, जैसे पसमंदा जो है, पसमंदा लोगों का बीजेपी से थोड़ा कनेक्शन इमोशनली कह सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी जब आएगी तो पसमंदा मुसलमानों को थोड़ा सा जो आवास योजना है या फिर स्कॉलरशिप हो, वो सबका लाभ। सुपौल वाले नहीं, ये मगध में भी है। अच्छा, मगध वाले जो पसमंदा मुसलमान हैं उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, बीजेपी आएगी तो हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि जो सवर्ण मुसलमान हैं वो अत्याचार ज्यादा करते हैं पसमंदा पे, जो पठान हैं, अशराफ। हाँ, जो पठान वगैरह हैं वो सब अत्याचार करते हैं। उन लोगों का कहना है कि जब बीजेपी आएगी तो हमें राहत मिलेगा, तो वो थोड़ा सा झुकाव, मतलब कह सकते हैं कि 15% ही, ज्यादा नहीं है। लेकिन ये सारे अशराफ के इशारे पे वक्फ बोर्ड में तो पसमंदा अशराफ सब सेम ही थे। हाँ। तो चलना तो पसमंदा को उसी आधार पर है जहां अशराफ बोलेगा। हाँ, लेकिन मतलब माइक पे गोल गोल बात हो रहा है। हाँ, माइक पे गोल गोल बात हो रहा है। और जो बाकी मुसलमान हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है वो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ब्ला ब्ला करके वो अननोइंग बातें बोलते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर महिलाओं का अलग डिसीजन है कि नहीं, वक्फ बोर्ड में महिलाएं आनी चाहिए। तो एक हो सकता है कि नीतीश कुमार का सेंटिमेंट जाए मुस्लिम महिलाओं की तरफ, एक हो सकता है कि वो जो मुसलमान हैं जो आरजेडी को कहते हैं कि हमारे लिए करता है, लेकिन उनमें एक क्वेश्चन भी है कि मुसलमान की बात तो करता है आरजेडी, उनका कहना है कि मुसलमान का तो बात करता है आरजेडी, लेकिन मुसलमान को हिस्सेदारी कितना देता है ये भी बोलते हैं वो। तो अभी जो ग्राउंड पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मुसलमान आरजेडी की तरफ 60% जा सकते हैं, 40% नहीं जा सकते, क्योंकि उनका कहना है कि हमें अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिली है। हम आरजेडी के साथ तब से हैं जब से लालू यादव जी ने हमें कहा था कि हम मुसलमानों वो जो प्रशांत किशोर वाला फैक्टर जो है, जिसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम हिस्सेदारी देंगे 19%। हाँ, आशुतोष, चूंकि आपने वो ज्यादा कवर किया है वो वाला एरिया, स्पेशली कटिहार के आप हैं भी, ये जो हिस्सेदारी वाली बात उठ रही है, तारिक अनवर के समय भी उठी थी कि भाई हमको हिस्सेदारी अब चाहिए, और बिहार में लगभग 18-19% इनकी आबादी है। तो ये जो हिस्सेदारी की मांग अब मुसलमान कम्युनिटी में उठ रही कि भाई अब तक आपको हमने वोट कर दिया, अब हमको भैया विधायक भी अपना चाहिए, नहीं तो हम ओवैसी वाला भी 5 जिता देंगे, हमको कोई टेंशन नहीं, आप देख लो। देखिए, राजद के लिए और कांग्रेस के लिए टेंशन वाली बात है। सीमांचल में अगर हम बात करें भैया, तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों के लिए टेंशन का ये बात है कि दोनों कम्युनिटी हिल रहा है। एमवाई समीकरण में एमवाई दोनों वहाँ पे बट रहा है। अब देखिएगा, एआईएमआईएम का कहीं ना कहीं होल्ड जो है वो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में है।
महागठबंधन से ज्यादा अच्छा है इस वक्त। अब देखिए, मुसलमानों में भी एक बदिया कम्युनिटी होता है जो नीचे आते हैं, शेरशाहवादी इनको कहते हैं। ये कम्युनिटी खास करके पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में ही होते हैं, और इनका जो झुकाव है वो साफ कहते हैं कि मुसलमान का मतलब, अगर मुसलमान का कोई सच में पार्टी है तो AIMIM है, और सबसे ज्यादा वोट AIMIM को सीमांचल में ही मिलता है। फंडामेंटलिस्ट भी बदिया वाले कम नहीं है, भले कुछ भी हो जाए लेकिन फंडामेंटलिस्ट है। और ये कहना कि इस बार का जो चुनाव देखिएगा तो आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं जनसुराज को। अभी मुसलमान अभी जनसुराज को लेकर भी एक ओपन दरवाजा खोले हुए हैं। जिस सीट पे जनसुराज परफॉर्म वेल करेगा, मतलब उसका परफॉर्मेंस ऐसा हो कि एनडीए को हरा रहा होगा, वहां पे वो फ्लिप कर जाएंगे। मतलब अगर जनसुराज का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो महागठबंधन से ज्यादा मुसलमान फ्लिप करेंगे, जनसुराज को वोट देंगे। अब देखिए, सीमांचल में आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा सिर्फ YM पे बात करना सही नहीं होगा। वाई पे अगर आइएगा तो खास करके पूर्णिया, कटिहार, ये दो मधेपुरा को भी हम मधेपुरा तो है ही नहीं राजद के पास आज के समय, वो तो कंप्लीट जदयू है वहां का गो। ये 3 जो यादव डिस्ट्रिक्ट का यादव है वो पप्पू यादव सेंट्रिक है। हाँ, पप्पू यादव का भी बहुत है, एक जदयू और उसके बाद बचा खुचा वो पप्पू यादव है। तो आप इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में फाइट जो होगा वो तेजस्वी वर्सेस पप्पू देखने को मिलेगा। मतलब अंदरूनी ये मत समझ जाइए कि जितना भी सीट पे कांग्रेस के अलावा आरजेडी होगी वहां पे बीजेपी के लिए वो सीट गिफ्ट होगा। अच्छा, आज तो ठीक है। अब पप्पू यादव की तो इनफाइटिंग है ही राजद के साथ। आपने देखा होगा लोकसभा में भी जाकर के बीमा भारती को बोल दिए थे कि अगर बीमा भारती को वोट नहीं देना एनडीए को दे दो, लेकिन यादव नहीं टिका, पप्पू यादव के साथ चला गया। अब यहाँ पर है सीएम कैंडिडेट, वो तो हम लोग घूम ही रहे हैं, तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट है। तो अभिलाषा, जब तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट है और ओवैसी फैक्टर भी है और प्रशांत किशोर फैक्टर भी है, और अभी भी जदयू के कुछ सीमांचल के क्षेत्र में ऐसे उनके मुस्लिम लीडर्स हैं जिनका वर्चस्व मतलब ठीक ठाक है, तो थोड़ा बहुत वो, ऐसे में ये जो नोएडा ऑफिस की मीडिया मान के चल रही है कि भाई 19% ये 30% के आसपास इन ब्लॉक वोटिंग है, ग्राउंड पर तो ये पिक्चर 25% से ऊपर का जा नहीं रहा। नहीं 25% से भी नीचे है। देखिए क्या महागठबंधन, हाँ महागठबंधन में, अब देखिए महागठबंधन अगर आप बात कीजिएगा उजियारपुर तो है डिपेंड नहीं करेगा। नहीं। देखिए महागठबंधन, मेरा मानना है कि अगर महागठबंधन में सीट शेयरिंग अभी अंदाजा नहीं लगा सकते, 50 पे भी आफत हो सकता है। कांग्रेस को 50 सीट मतलब पूरा महागठबंधन का 50 सीट पे भी आफत हो सकता है अगर ये सीट शेयरिंग गलत की है पार्टी वाइज। अच्छा, मेरा ये कहना है, मतलब 50 सीट महागठबंधन को नहीं आएगा। मतलब नहीं, वो कंडीशन तब होगा जब कि ये ना, मतलब जहां कांग्रेस लीड कर सकती है, अगर वहां पे कांग्रेस को देना होगा। सीमांचल जोन में कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, अररिया, किशनगंज, सीमांचल आप ही को चाहिए, रोहतास भी आप ही को चाहिए। मगध में अगर बात कीजिएगा तो मगध में आरजेडी अच्छा कर सकती है। मुजफ्फरपुर वाला एरिया जो है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, मगध में अच्छा कर सकती है। मान लीजिए आप टिकारी गए हुए थे, मैं अच्छा कर सकती है नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर सीट मिलेगा तो वो फाइट करेगा। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आप टिकारी पे गए हुए थे, वो कांग्रेस की सीट रही है परंपरागत रूप से। अब अगर वहां पे 2 कंडीशन है, कांग्रेस को मिली तो फिर हारेंगे, 20,000 वोट से हारेंगे। मैं आज बोल रहा हूं, अगर कांग्रेस को ये सीट मिली तो ये गिफ्ट होगा एनडीए के लिए, क्योंकि आरजेडी के कैडर ही उनको हरा देंगे। अच्छा, ये मैं बस आपसे यही जानना चाहता कि आरजेडी कैडर और कांग्रेस के बीच की इनफाइटिंग क्या है। अभिलाषा, ये वाली इनफाइटिंग क्या मुसलमानों में है, या वो यही देख रहे हैं कि भाई जो बीजेपी को एनडीए को हराएगा उसको दे देना है? उनका कहना है कि जो हमारे साथ हमारे हक के लिए, हमारे वक्फ बोर्ड के लिए खड़ा रहेगा, हम उसको देंगे भाई। सीधा सा आरजेडी के तरफ वो मूव नहीं कर रही है इस बार। मैंने मगध बेल्ट में जितनी भी रिपोर्टिंग की उसमें मेरे को नहीं दिखा उन लोगों का आरजेडी के तरफ झुकाव। उन लोग अभी जनसुराज के तरफ ही मूव कर रहे हैं, लेकिन जनसुराज की तरफ वो मूव भी कर रहे हैं तो उनका एक कहना है कि अगला आदमी ब्राह्मण है तो वो कैंडिडेट पे वोट दे रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर ब्राह्मण है तो थोड़ा सा हिचक है उनके अंदर, लेकिन वो अभी कैंडिडेट पे कह रहे हैं कि नहीं हम जनसुराज की तरफ जाएंगे। मुसलमान मगध का, हाँ, और पूरे मगध रीजन का परंपरागत रूप से तो राजद और कांग्रेस का ही वोटर है। हाँ, तो मान लो 10-20%। मैं इसमें मैं मगध में गया हुआ था
हाँ। मगध के जो मुसलमान हैं उनका साफ तौर पर, मगध ही नहीं पूरे बिहार का मुसलमान, नहीं मैं अभी मगध पे आएगा, और अब बिहार का और चर्चा मगध का मुसलमान का साफ तौर पे कहना है, वो देख रहे हैं वेट एंड वॉच पे, वेट एंड वॉच। जो एनडीए को हराएगा सीधा, उनका एक ही फंडा है कि जो एनडीए को हराएगा, क्योंकि वफ के खिलाफ अगर वो किसी को समझ रहे हैं तो एनडीए में अभी तमाम जितने भी घटक, हाँ वो तो गुस्सा तो है। हाँ, अच्छा ये जो तो उनका कहना है ना सीधा सा कि हम आरजेडी को तो वोट दे रहे हैं, 10 साल से 20 साल से वोट दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी हमारे लोगों को कितनी हिस्सेदारी दे रही है भाई, हमारा नेता तो दिख ही नहीं रहा ये है। वाला तो माइक पे तुम भी जानती हो, माइक पे बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में तो इमाम साहब जो बोलेंगे वोट वही होगा ना। लेकिन वो बोलते हैं हाँ, कि बोलते हैं, यही नहीं, ठीक है, नहीं तो इस वजह से वो थोड़ा सा अपना वोट इस बार जनसुराज की तरफ शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा ये जो स्पेशली वो जो मगध के बाद जो ये शाहाबाद का प्रमंडल है, जहाँ की तुम स्पेशली हो, औरंगाबाद पे पहुंच जाते हैं, मुसलमानों की कम्युनिटी कम है। हाँ कम है। और औरंगाबाद में पिछली बार जो है एनडीए को आरजेडी लीड इसलिए की थी क्योंकि चिराग पासवान खड़े हो गए थे, वोट स्प्लिट हुआ था। इस बार औरंगाबाद में चूंकि मुसलमान तो उतने पोजीशन पर है नहीं और वाई कम्युनिटी उस पोजीशन पे नहीं है और चिराग पासवान एनडीए में है, तो इस बार तुम्हारा जो ये पूरा डिहरी वाला रीजन है, औरंगाबाद वाला रीजन है, यहाँ किस प्रकार का डेवलपमेंट नजर आ रहा है? क्योंकि राजपूत कम्युनिटी इस बार राजद की तरफ जा रही है, राजद की तरफ जाएगी या एनडीए की तरफ वापस आ जाएगी? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूत कम्युनिटी जो है इस बार वो 50% एनडीए की तरफ है, 20% आरजेडी की तरफ, और बाकी थोड़ा थोड़ा सा बट गई है, जैसे जनसुराज की तरफ, निर्दलीय की तरफ, ऐसे ऐसे बट गई है। लेकिन संभावना है कि जो एनडीए है, एनडीए की तरफ वोटर शिफ्ट होंगे, क्योंकि मैंने अभी जब हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले घर पे बात की थी या फिर अपने दोस्तों से भी बात की थी, तो उन्होंने बताया कि आरजेडी जो पिछली बार लोकसभा में इस बार जो जीती है, तो जिस तरीके का बिहेवियर औरंगाबाद में डेवलप्ड हुआ है, जो वहाँ के यादव है जो अपना गुंडागर्दी अपना स्टार्ट कर दिए हैं, कैडर वाला, तो उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब एनडीए को वापस लाना है, हमने सांसद तो जिता दिया आरजेडी का, हमारे साथ अब ये हो रहा है, तो अब हमें विधायक तो एनडीए का ही चाहिए। तो इस बार जो दाऊदनगर का इलाका है, औरंगाबाद का इलाका है और ये जो डेहरी वाला इलाका है, ये जो शाहाबाद के क्षेत्र है, वहाँ एनडीए का जो है वो 80% अभी तक दिखाई दे रहा है कि 80% वोट जाएगा। देखो एनडीए पिछली बार पूरा शाहाबाद प्रमंडल में 2 सीट जीती थी और इस बार तो हम थोड़ा सा ओपिनियन यहाँ पे कुछ दूसरा है। मैं आऊँगा आप पे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो क्या है, 2-3 चीज़ें हुई हैं जो चेंजेस हुआ है। उस इलाके में चिराग पासवान का प्रभाव रहा है, सिर्फ वहीं तक नहीं, आप सासाराम चले जाइए, कैमूर चले जाइए, वो बेल्ट में, और वो कंप्लीट स्विंग हुआ था 2020 में। मैं राजपूत कम्युनिटी पे आना चाहता हूँ। हाँ, देखिए जनसुराज को लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। जनसुराज ये बीच में हवा निकला था कि जनरल वोट बैंक जो है वो इंटेलेक्चुअल क्लास का वोट बैंक कहीं ना कहीं जनसुराज की ओर शिफ्ट कर रहा है। ये नो डाउट सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही तेजस्वी गांधी मैदान पर वह बोर्ड के पक्ष में वो भाषण देते हैं, वैसे ही ये जो जनरल कम्युनिटी शाहाबाद, खास करके मैं शाहाबाद के बारे में बता रहा हूँ, जो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ा थॉट चला गया कि भैया महागठबंधन में जब एक तरफ मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं मुसलमानों का मोह है जनसुराज में, प्रशांत किशोर भी इनकी और मोह नजर आ रहे हैं, तो मंच बदल जाता है भाई। वो नहीं, जनरल ने उसी वक्त ये डिसाइड कर लिया, वो ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, कि इस बार इनका वोट फिर से हर बार की तरह एनडीए की ओर जाएगा। कोई इफ एंड बट इसमें नहीं रहा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन तुमसे, क्या जो चचा है चिराग पासवान के, वो पासवान वोट का वोट तोड़ पाएंगे या? बिल्कुल नहीं एज अ पासवान बिल्कुल नहीं। और मैं, जैसे कि मेरी मौसी का जो घर है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट साइड पड़ता है, तो वहाँ लगभग
160 वोट पासवान के हैं, मतलब अभी जो गांव है वो 160 वोट है वहां पासवान के, उसके अलावा जो बाकी पासवान है वो सारे चिराग पासवान की तरफ से शिफ्ट हो रहे हैं। और मैं जब उनसे पूछती हूँ, एक्चुअली मेरे मौसेरे भाई बहनों से बात होती है, तो मैं पूछती हूँ कि आप कोई पशुपति पारस को जानते हैं, तो वो सीधे कहते हैं कौन है ये, तो कोई जान पहचान नहीं है। पासवान मीन्स चिराग पासवान ही है। मतलब 6% वोट तो खूटा होकर एनडीए की तरफ जा रहा है इस बार है? वो तो जाना ही है, मतलब अच्छा ये बड़ा ट्रिकी है। मतलब राजद ये उम्मीद कर रही है कि पशुपति पारस को लेके आए। आपने उनकी एक नेता प्रवक्ता है, बहुत ज्यादा बोलती है, सागरिका पासवान, उन्होंने भी बीच में काफी विवादित बयान दिए थे। इन सब के बावजूद गुरु पासवान अगर डिग नहीं रहा है तो राजद को कहाँ का ये फायदा? पासवान का अगर देखिएगा, आज के डेट में एक्टिव नेता मैं बात कर रहा हूँ हर पार्टी में, कांग्रेस में आ जाइएगा आदित्य कुमार पासवान, आपका उसके बाद आरजेडी में सारिका के बारे में आप बताएं, और उधर पशुपति पारस है। ये लोग ऐसा नहीं है, एक्टिव तो ये लोग बहुत हैं, जहां पे भी कुछ होता है इशू बनाने जाते हैं। लेकिन आज के डेट में देखिए 35 लाख पासवान हैं बिहार में, वोटर्स जो वोट करते हैं। 35 लाख पासवानों के मन में एक ही चीज है कि जो पासवान के लिए रामविलास पासवान ने कर दिया, और उसका पॉलिसिंग जो चिराग पासवान ने विगत 2 सालों में किया है, वो इंटैक्ट ये कैसे हटाएंगे? युवाओं के मन में चिराग बसा हुआ है, जितने जवान और जितने भी वृद्ध हैं वो बेटा के तौर पे चिराग पासवान को देखते हैं। तो एक बाप को बेटा से अलग कराना मुश्किल है। वही जैसे तेजस्वी के लिए लिद्दी है यादव कम्युनिटी, वैसे ही पासवान के लिए, चिराग के लिए पासवान कम्युनिटी जिद्दी है। हाँ, और एक ये भी है ना कि जैसे चिराग पासवान कहीं जाते हैं, किसी गरीब गुरबे के घर जाते हैं, तो कैमरा बहुत कम लेके जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उन लोगों की दुखों को समझते हैं, उन लोगों को मुआवजा देते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन बाकी जो पासवान लीडर हैं वो कैमरा लेके हर जगह पहुंच जाते हैं। तो एक फैक्टर ये भी रहता है जो छोटे तबके, बोलो ना जी सीधे सीधे कि हीरो जैसा दिखता है, तो सारे लोग कहते हैं भाई हमारी कम्युनिटी का सुपरस्टार। देखो नहीं ऐसा है, लेकिन ये भी है। लेकिन हम लोग जमुई में गए थे, याद है हम लोग जमुई में गए थे, तो क्या हमारा हीरो है, बॉलीवुड में एक्टिंग किया है, ऐसा गांव के लोग कहते हैं कि हीरो है। तो किसी के शादी में चल जाए तो और तो वो भी वोट बन रहा है। अगर अब हम थोड़ा तेजस्वी पे आते हैं, स्पेसिफिक तुमने बहुत कवर किया। गुरु भाई भाई की लड़ाई में कोई माने ना माने असर तो है। ठीक है, तेजस्वी को मैं अगर खुलकर बात करूं भैया, जो मेरा अनुभव है, तेजस्वी को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो संजय कर रहा है, संजय पासवान, सॉरी संजय यादव। आरजेडी क्या है? कैडर बेस्ड पार्टी है। लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए कोई बैरियर नहीं हुआ करता। एक आम बूथ का भी कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव उसको बाय फेस बाय नेम जानते थे। हाँ बिल्कुल। जिसके लिए क्या था कि ग्राउंड पे जो था ना वो सिंपैथी था। लेकिन आज के डेट में जो सक्रिय कैडर है उनका शिकायत है कि मैं तो तेजस्वी से मिल ही नहीं पाता हूं। इवन सक्रिय हम बात कर ले नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता कैमरा में। वो नहीं मिल पाते हैं संजय के कारण। एक बहुत बड़ा वॉल है, जिस वॉल को तोड़ने के लिए आगे एक संजय नाम का आदमी है, वो आपको एक्सेस देगा कि आप मिलिएगा कि नहीं मिलिएगा। ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए मैं हमेशा जोर देकर बोल रहा हूँ कि टिकट बंटवारा कैसा होता है, कैंडिडेट कैसा होता है, और कैंडिडेट से पहले किस पार्टी को कहां से टिकट मिलता है, डिपेंड करेगा कि महागठबंधन फाइट में है कि नहीं। इस चुनाव का रिजल्ट हाँ, रिजल्ट का तो पता चल जाएगा 2 तारीख को ही। 1 तारीख के बाद चीजें क्लियर हो जाएगी कि इसका रिजल्ट किधर आने वाला है। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही टिकट बंटवारा होगा सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी सभी कयास लगा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देवघर के यात्रा में रहेंगे हम लोग साथ में, तो उसके बाद हम लोग जब आएंगे तो डिस्कशन करेंगे इस पर। ये वीकली डिस्कशन होता रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली। अभी हम लोग जब आप देख रहे होंगे तो हम लोग देवघर के यात्रा पे होंगे, ये डिस्कशन कैसे टाइम में। लेकिन ठीक है, ये वीकली डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों रेगुलर ग्राउंड पर हैं। हमारे साथ कैमरामैन पारस जी हमेशा ग्राउंड पर ही होते हैं, तो हमारी एक छोटी सी टीम बहुत तेज़ी से बिल्डअप हो रही है, ठीक है। और हम लोग आगे आपको जिलेवार
सिर्फ अब प्रमंडल का तो हो गया कि तिरहुत, और अब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग बताएंगे। और सबसे बड़ी बात अब हम ये डिस्कशन में लेके आएंगे कि कौन कौन से कद्दावर नेता, चाहे वो आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी, जो टिकट पा सकते हैं, या जिनके आने के कारण चुनावी गतिविधियों में परिवर्तन होगा, चुनाव का जो है पूरा रुख बदलेगा। तो धन्यवाद, जय श्री राम। अभिलाषा बहुत बहुत धन्यवाद, आशुतोष बहुत बहुत धन्यवाद, जिस प्रकार से आप लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। आप दर्शकों से निवेदन है, प्लीज़ डू सपोर्ट आशुतोष पांडे और अभिलाषा को, जिस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं, दिस इज़ एब्सोल्यूट मार्वलस। और मैं बता रहा हूँ, अभिषेक तिवारी शो टीम ATS के आगे इस बिहार इलेक्शन में कोई टिकेगा भी नहीं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।